चलें जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया जी हमारे पास। और अब देखते हैं जरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गाउस लॉ को देखना था हमने। तो जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास हो गया जी। उसके बाद आपके पास है गाउस लॉ। और गाउस लॉ आप जानते हैं कि वो किस पर्पज के लिए बहुत हेल्पफुल होता है हमारे पास। कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है एक ऐसे केस के लिए जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, तो उस केस के लिए जो गाउस लॉ है जो आपकी बहुत बड़ी हेल्प करता है। और आप विद इन फ्यू मिनट्स और बाय डूइंग फ्यू स्टेप्स आप जो है आराम से मालूम कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एनी सिस्टम। आ रहा है आपकी तरफ, आ रहा है स्क्रीन आ रहा है आपकी तरफ? यस सर, आ रही है। ठीक है। तो गाउस लॉ को आप कह सकते हैं द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस is 1 upon epsilon naught times total charges enclosed by the surface। तो गाउस लॉ एक्चुअली हम यूज करते हैं कि अगर आपके पास मल्टीपल चार्जेस हों और मल्टीपल चार्जेस इनक्लोज हों किसी सरफेस के अंदर, और आप ये जानने की कोशिश करें कि उसकी वजह से टोटल फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स मालूम करने के लिए गाउस लॉ आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल चार्जेस हैं और वो इंक्लूड है किसी इंक्लोज है किसी सरफेस के अंदर। वेट कर रहे हैं। चलिए जी, उसके लिए रिलेशन जो आपने एसएससी में पढ़ा था वो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद है किसी को ये रिलेशन? तो क्यू हमने कहा था क्यू इज द टोटल चार्जेस इनक्लोज्ड इन द सरफेस, और डिवाइड किया था हमने उसको एप्सिलॉन नॉट के साथ। अब ये जो नए लोग आ रहे हैं उनको कैसे एडमिट करें, कहाँ चला जाएंगे? लोग आ तो रहे हैं। सर ये क्यू के नीचे साइन किस चीज का है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट देखा था आपने? के क्यू जो है ना, के क्यू वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद है? यस सर। वही है। जो नए लोग आ रहे हैं उनको कहाँ से एडमिट करेंगे यार? अजीब सॉफ्टवेयर है ये भी, कुछ समझ नहीं आता। चलें जी, तो इसका जरा प्रूफ देखें कि इसका प्रूफ क्या है कि ये जो फार्मूला है यहाँ पर किस तरह से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है फ्लक्स के लिए जब गाउस लॉ को हम यूज करते हैं। तो गाउस लॉ के लिए आपको ये रिलेशन आपने फिजिक्स में पढ़ा था, हम जस्ट इसको प्रूफ करने वाले हैं कि इसका प्रूफ क्या है। तो अगर आपके पास मल्टीपल चार्जेस हैं जिस तरह Q1 Q2 Q3 Q4 अप टू Qn, अगर मल्टीपल चार्जेस हैं आपके पास, तो मल्टीपल चार्जेस की वजह से जो टोटल फ्लक्स होगा इस सरफेस में से वो क्या होगा, वो हम मालूम करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि आपको अगर आपको टोटल फ्लक्स चाहिए इस सरफेस में से, तो आपको क्या करना होगा, आपको मालूम करना होगा फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 1 और फ्लक्स ड्यू टू चार्ज 1, फ्लक्स फ्रॉम ड्यू टू चार्ज 2, फ्लक्स ड्यू टू चार्ज 3। इस तरह सब चार्जेस की वजह से टोटल फ्लक्स आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है जी। तो फ्लक्स ड्यू टू चार्ज 1, फ्लक्स ड्यू टू चार्ज 2, फ्लक्स ड्यू टू चार्ज 3, ये कैसे होगा इसको हम अभी मालूम करने के लिए हमने फार्मूला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है वो आप जानते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है ई इंटू ए, ई डॉट ए।
तो अगर हम चार्ज 1 के लिए बात करें तो चार्ज 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 होगा, चार्ज 2 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E2 होगा, चार्ज 3 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E3 होगा। इस तरह चार्ज n का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो En होगा। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है उसको आपको यूज करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करने के लिए, जिस तरह हमने पहले किया था E डॉट ए। तो यहाँ पे भी E1 ए हो जाएगा, E2 ए हो जाएगा और अप टू सम ऑफ En ए हो जाएगा। तो इसको अगर आप टोटल समेशन की फॉर्म में लिखे तो लिख सकते हैं आप कि समेशन ऑफ EI डॉट ए क्या है? ए इज द टोटल एरिया ऑफ द क्लोज सरफेस, जो सरफेस ये क्लोज है इसकी जो टोटल एरिया है वो ए, इसको हमने कहा हुआ है। तो आपकी जो समेशन जा रही है वो E1 E2 और E3 और अप टू En तक जा रही है। क्यों? क्योंकि हर चार्ज, क्योंकि चार्जेस अलग हैं तो उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी अलग अलग होगा। हर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अपना होगा और अलग होगा। अगर चार्ज बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका ज़्यादा होगा, अगर चार्ज कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका कम होगा। तो इसलिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट नाम दे दिए हैं E1 E2 E3 अप टू En। और जो आपका समेशन लग रहा है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर लग रहा है कि I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे इस एरिया के अंदर उन सब का आप डॉट डॉट ले रहे हैं और इस रिलेशन के साथ आगे चलते। अब चूंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज का रिलेशन क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज का रिलेशन आप जानते हैं कि E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। ये हमने मालूम किया था इनिशियल क्लासेस में कि अगर सिंगल चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना हो तो आप कैसे मालूम करते हैं किसी फासले r के ऊपर। तो आपके पास ये रिलेशन था E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आपने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रिलेशन है आपने यहाँ पे प्लेस कर देना है। इसमें k जो है k कांस्टेंट है तो आपने बाहर कर दिया समेशन से। बाकी जो आपके पास समय लग रही है समेशन वो q के ऊपर और r के ऊपर। क्यों? क्योंकि q अलग है आपका और उसका फासला जो होगा वो अलग होगा। तो आप कह सकते हैं कि टोटल चार्ज I अपॉन आर आई स्क्वायर डॉट ए। ठीक है। पर अब अगर हम ये कहें कि जो टोटल आपके पास जो चार्जेस हैं जो उनका सम है वो कैपिटल Q के बराबर है, ये हमने कहा है ना, सम ऑफ ऑल चार्जेस लिखा है ऊपर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सम ऑफ ऑल चार्जेस इज Q इनक्लोज। तो Q इनक्लोज जो कैपिटल Q EMC लिखा हुआ है तो इसका मतलब दिस इज द टोटल चार्जेस इनक्लोज इन द सरफेस जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो Q इनक्लोज की वैल्यू आपने Q इनक्लोज यहाँ पर रख लिया है और K की वैल्यू आप जानते हैं K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर इसके नीचे पहले से मौजूद था। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू Q इनक्लोज इंटू एरिया। ये जो आपका पूरा सरफेस है, सरफेस का जो एरिया है वो 4 पाई R स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ सरफेस, जब आप टोटल एरिया ऑफ सरफेस की बात करते हैं तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आप सिर्फ सिंगल सरफेस की अगर आप बात करते हैं तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप टोटल सरफेस की बात करें तो वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप देखें 4 पाई में कैंसिल, एप्सिलॉन और आर स्क्वायर में कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास रह जाएगा क्यू इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप कह सकते हैं कि क्यू इनक्लोज को आप लिख सकते हैं स्मॉल क्यू के फॉर्म लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। और इसको हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ को हम कह सकते हैं कि जनरली आप लिख सकते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू चार्जेस इनक्लोज इन द सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो अब जब भी हम बात करेंगे गॉस लॉ की तो वहाँ पे जब हम चार्ज की बात करें तो वहाँ पे आप क्यू लिखेंगे। क्यू इज द टोटल चार्जेस इनक्लोज इन द सरफेस। क्यू इनक्लोज हम नहीं लिखेंगे क्योंकि क्यू इनक्लोज कैपिटल क्यू है, इसकी जो फार्मूलेशन है आगे पीछे हो जाती है। क्योंकि हमने जब चार्जेस की बात की थी हमने इनफाइनाइट लाइन के लिए और इनफाइनाइट शीट के लिए और डिस्क के लिए, तो वहाँ पर हमने क्यू यूज किया हुआ है। तो इसलिए हम जनरली जो है वो चार्जेस को मेंशन करते हैं क्यू के साथ, स्मॉल क्यू। तो यहाँ भी हम इसको क्यू इनक्लोज, जब भी अगर गॉस लॉ की बात होगी तो जब भी यहाँ पे क्यू लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे दिस इज द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस विच इज इनक्लोज इन द सरफेस। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इसको क्यू को क्यू नहीं समझेंगे, जब गॉस लॉ की बात होगी तो वहाँ पे आप समझेंगे दिस इज द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इनक्लोज इन द सरफेस। ठीक है। तो जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक और चीज़ है कि आप गॉस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म क्या होगा, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ। तो इंटीग्रल फॉर्म पढ़ने से पहले आप इस
टॉपिक में कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पे किसी को? जो हमने ये सिंपल सा प्रूफ किया है कि गाउस लॉ किस तरह आता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप दे सकते हैं, अब नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर क्यू आई और क्यू इनक्लोज है वो एक ही है? अभी हमने यही बात की ना कि क्यू इनक्लोज इज द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इनक्लोज इन द सरफेस, ठीक है। और फिर हमने कहा कि आमतौर पर जो हम यूज कर रहे हैं चार्जेस को मेंशन करने के लिए, वो हम स्मॉल क्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। प्रीवियस केसेस में आपने स्मॉल क्यू पढ़ा हुआ है, कैपिटल क्यू आपने नहीं पढ़ा। तो इसका मतलब कि अगर आप आगे चल के गाउस लॉ की बात हो और वहां पे चार्जेस की बात हो और चार्ज को अगर स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया गया हो, तो आप ये समझेंगे कि दिस इज द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इनक्लोज्ड इन द सरफेस, ठीक है जी अब्दुल्ला। यस सर, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अलावा और कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी को? वही सर क्लियर है। जी ऐसा बोले, कोई क्वेश्चन है आपको? नहीं सर समझ में आ गया है। समझ आ गया है? यस। ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारी चीजें वो है हम डिस्कस करना चाहते हैं कि गाउस लॉ को जो इंटीग्रल फार्मूला है वो क्या है, और उस गाउस लॉ के इंटीग्रल फार्मूला को हम एक और नाम भी देते हैं मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। मैक्सवेल की जो पहली इक्वेशन है वो, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो नहीं कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे हम इसको, कि इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, या इसको हम कह सकते हैं मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्यों? क्योंकि चार्जेस यहाँ पे जो सारे के सारे चार्जेस रहते हैं, तो उनके लिए हम फार्मुलेशन कर रहे हैं, मैथमेटिकल रिलेशंस बना रहे हैं कि उनको हम कैसे मालूम करें। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कह सकते हैं। अच्छा, ये इस तरह की हमारे पास जो 4 इक्वेशंस हैं मैक्सवेल की। जिस तरह आपने मैट्रिक्स में आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास मोशन है तो उस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, याद है आपको? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। फर्स्ट इक्वेशन था वी एफ इज इक्वल टू वी आई यस प्लस सर। टी, और इस तरह सेकंड इक्वेशन था एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरह की कोई इक्वेशन थी आपकी, और इस तरह 3 इक्वेशन थे आपके पास, है ना। वो जो 3 इक्वेशंस थे वो रिलेटेड थे मोशन के किसी भी चीज को मालूम करने के लिए। मोशन में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होता है, और एक्सीलरेशन। इन चारों चीजों में से अगर कोई चीज आपको मालूम करनी हो तो आप ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है आपने इनको यूज करके आप मालूम कर सकते थे कोई भी चीज। इसी तरह ये जो 4 इक्वेशंस हैं मैक्सवेल की, इन 4 इक्वेशंस को आप यूज करके इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कोई भी चीज अगर आपको मालूम करनी हो, कुछ चीजें आपको गिवन हो, कुछ आपको रिक्वायर्ड हो, तो आप मालूम करने के लिए आप इन 4 इक्वेशंस का आप सहारा लेंगे उनको मालूम करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप जो गाउस लॉ का जो इंटीग्रल फार्मूला है इसको हम मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन कह सकते हैं, क्योंकि मैक्सवेल ने इसको तरतीब देकर बताया था कि अगर आप गाउस लॉ को यूज करना चाहें तो आप उसको इस तरह से लिखें और इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी आपकी, और इस इक्वेशन के हिसाब से आप कोई भी चीज मालूम कर सकते हैं। और इक्वेशन के अंदर देखते हैं आप कौन कौन सी चीजें आपको गिवन है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो इंटीग्रल फॉर्म है उसको मैक्सवेल ने किस तरह से उसको डिजाइन किया हुआ है, किस तरह से उसको कंपेयर किया है। तो यहाँ पे हमने जो फ्लक्स से पढ़ा है वो हमने फ्लक्स 2 तरीकों से पढ़ा है। फ्लक्स एक हमने कहा फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। इसको हम कहते हैं दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि गाउस लॉ। तो बाय द स्टेटमेंट ऑफ गाउस लॉ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो ये होता है। तो इक्वेशन ए जो हमारे पास है ये रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय द गाउस लॉ, और इक्वेशन बी जो है ये भी बता रहा है कि दिस इज आल्सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बट दिस इज ड्यू टू द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये 2 रिलेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। तो एम्पियर सॉरी इसने मैक्सवेल ने क्या किया कि इन दोनों क्योंकि दोनों फ्लक्सेस हैं तो दोनों को इसने कंपेयर कर दिया। जब दोनों को कंपेयर किया कि यह भी फ्लक्स है यह भी फ्लक्स, उसने कहा कि भाई
आप उनको कंपेयर करके आप एक इक्वेशन बना सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और इसको उसने कहा दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन आफ्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाय द मैक्सवेल। और उसने कहा कि अगर आप इसको लिख सकते हैं ऐसे कि एक तरफ आप लिखें इसको फ्लक्स की जगह पे ई डॉट डी ए का इंटीग्रल, और फिर दूसरी तरफ लिखें आप फ्लक्स की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो कि गॉस लॉ की तरफ से था। तो आप लिख सकते हैं इसको कि इंटीग्रल, और इंटीग्रल के ऊपर ये लगा हुआ है सर्किल। तो इस इंटीग्रल का मतलब क्या है कि आप क्लोज्ड सरफेस के ऊपर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन जो आप कर रहे हैं वो क्लोज्ड सरफेस के लिए कर रहे हैं, क्लोज्ड लूप के लिए आप कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेट करते हैं तो इसको आप इस तरह से इंटीग्रेशन की सैम्पल के ऊपर इस तरह से आप जीरो लगा देते हैं या सर्किल लगा देते हैं, ताकि आपको पता चले कि जो इंटीग्रेशन आप ले रहे हैं वो एक क्लोज सरफेस के ऊपर ले रहे हैं। ठीक है, और ई डॉट डी ए सेम टू सेम इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पे आपके पास जो चीजें आ रही हैं वो आ रही हैं तीन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एरिया और एक चार्ज। तो इन दो चीजों में से अगर तीसरी चीज आपको मालूम करनी है तो आप आराम से मालूम कर सकते हैं। अगर आपको दो चीजें गिवन हो, अगर आपको ई और ए गिवन हो तो आप चार्ज मालूम कर सकते हैं, अगर चार्ज और ई मालूम हो तो आप एरिया मालूम कर सकते हैं। तो मल्टीपल पर्पज के लिए आप इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो जब भी आपको कोई स्टेटमेंट मिलती है तो आप सबसे पहले उस स्टेटमेंट को देख के आप उसका डेटा निकालेंगे। डेटा में जो चीज़ें गिवन है, जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो लिखेंगे, और आप फिर देखेंगे इन डेटा में जो चीज़ें हैं और जो रिक्वायरमेंट है ये सारी चीज़ें कौन से फार्मूले में फिट होती हैं, कौन से फार्मूले के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। तो उस तरह से आप कोरिलेशन यूज करके जो अननोन है वो आप मालूम कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए लाजमी है कि आपको उसको डेटा जो है उसका आप सही तरीके से निकालें, उसके डेटा में कोई चीज़ आप मिस ना करें। ठीक है, अगर डेटा आपका सही हो जाएगा तो फिर आपका फार्मूला सही होगा, अगर फार्मूला आपका सही तो फिर आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से आपका आंसर भी सही आना चाहिए। तो इस तरह से आपके पास जो गाउस लॉ का जो इंटीग्रल फार्मूला था वो आपने लिखा है यहाँ पे, और फिर इसकी एप्लीकेशन जो आपने एफएससी में पढ़ी थी बिल्कुल उसी तरह की एप्लीकेशन है हमारे पास है, और उसको हम थोड़ा सा इंटीग्रल फॉर्म जो है आपका ये वाला है, इसको हम यूज करके हम एप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे। जो कि हमारे जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी अभी उसमें हम देखेंगे कि जो एप्लीकेशन है गाउस लॉ की वो क्या है, जिसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। शायद मैंने आपको वहां पे बताया हो कि ये जो आपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की थी उसको सॉल्व करने के लिए बहुत लंबी थोड़ी मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपने यूज की थी, और ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री का भी यूज किया था आपने। पर यहाँ पे जब गाउस लॉ आप यूज करेंगे उसके एप्लीकेशन के तौर पर हम देखेंगे तो बहुत ईजी होगा। विद इन फ्यू स्टेप्स आपका जो है रिलेशन बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज और इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इन दो केसेस को हम देखेंगे यहाँ पे एज एप्लीकेशन ऑफ द गाउस लॉ। ठीक है, और यहाँ पे कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी को, यहाँ तक जो चीज़ हमें डिस्कस की है। कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर मैक्सवेल की स्क्रीन शेयर कर दें। जी सर स्क्रीन शेयर कर दें जिसमें नोट्स थे अभी, जहाँ पे मैक्सवेल का जो इक्वेशन लिखी हुई है ना वो वाला। स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही आपकी तरफ? अभी क्या है आप लोगों की तरफ? स्क्रीन में शेयर किया सर हुआ है? आपकी बस आपकी वीडियो चल रही है। अच्छा, पहले पहले भी यही था क्या? स्क्रीन था ना पहले आपके पास? सर पहले थी अभी नहीं है, ब्रेक के बाद से अभी थोड़ी देर पहले से नहीं आई। अब आ रहा है? ये कैसे हो सकता है? नहीं सर अभी नहीं आ रही। जी है स्क्रीन किसी के पास भी नहीं आ रहा? है सर है हमारे पास। है यहाँ पे है।
अच्छा स्क्रीन में यहाँ से शेयर मेरी किया तरफ था, नहीं वैसे आ रही। आपके यहाँ सबमिट तो नहीं हो गया? सही सर, आ गई अब आ गई। हाँ मैंने तो उसको अभी रिमूव नहीं किया है, कैसे मिस हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं किसी को? एक नजर आप इसको देख लें कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया है इसको, और इसकी स्लाइड भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। यहाँ में देखें, अगर कोई किसी को कोई क्वेश्चन है इसको रिवाइज कर लें आप प्लीज। सर पेपर में भी ये इस तरह मैथमेटिकल लिखना है या साथ में कुछ ऐड करना है इंग्लिश वगैरह? जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको लिखना है, जिस तरह मैंने आपको बताया था, जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ, ये चीज़ें इस तरह आ रही है, ये इस तरह है, तो इस तरह से आपने लिखना है। अगर आपको लैंग्वेज नहीं समझ आ रही यानी लिखना आपको नहीं आ रहा, तो आप बुक से हेल्प ले सकते हैं। ओके सर। ये मैंने आपको शेयर कर दिया है गाउस लॉ की एप्लीकेशन और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गाउस लॉ, व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर दिया मैंने, ये आप देख लीजिएगा। थैंक थैंक यू। जैसे ये सारी चीज़ें आपके बुक्स में मौजूद है, आप जरा बुक को खोलें और बुक्स को पढ़ें, और उनके न्यूमेरिकल्स भी बुक्स में मौजूद हैं, आप वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये आपको लाजमी करना है, क्योंकि आपका एक पार्ट थ्योरी का होगा, दूसरा न्यूमेरिकल का होगा, ए बी पार्ट होते हैं आपके क्वेश्चन के। और इसके आप रोज का काम जो करते हैं वीक पे, तो आपको खुद असाइनमेंट के तौर पे लिखें घर पे। मैंने आपको शुरू में भी यही सजेस्ट किया था कि अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर अच्छे आए, आपको फिर उसको समझ भी आ जाए, और तो उसके लिए हम तो आपके हेल्प आपकी कर ही रहे हैं, पर आप खुद भी अपनी हेल्प करें, इस टॉपिक को समझ के फिर अपने हाथ से लिखें। और उसकी इंग्लिश जैसे आप समझते जा रहे हैं, जो चीज़ यहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, किस तरह ये रिलेशन आ रहे हैं, तो आप उनको लिखते जाएं। ठीक है, तो आपके लिए अल्लाह खैर करे, बट आगे हमारी फिजिक्स नहीं है और सेमेस्टर में। क्या क्या कह रहे हैं आप अब्दुल्ला? सर मैं कह रहा हूँ आगे हमारे वैसे भी फिजिक्स नहीं है। अरे आगे तो नहीं है, ये तो पास करना है ना आपको। ये तो पास हो जाएगी सर इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह जरूर हो जाएगी, पर थोड़ी कोशिश करनी होगी आपको, कोशिश के बगैर तो नहीं होता ना कुछ। जी सर, कोशिश पे दुनिया कायम है सर। कोशिश पे नहीं, उम्मीद पे। बिल्कुल। सर उम्मीद भी हो जाएगी। कोशिश पे या चीटिंग पर? हाँ, मोबाइल नहीं लाना इस पेपर में बस। जी